जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस हिंदी नोट्स में। आज हम हिंदी के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं और उसमें वर्णमाला से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस विशेष वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला से संबंधित छोटी से छोटी नींव जिसे कहते हैं, उस नींव को हम मजबूत करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न अवश्य होते हैं। आपकी परीक्षा में वर्णों से संबंधित एक दो प्रश्न अवश्य होते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से वो प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला को समझने की कौन सी ऐसी नीति है जिसे आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको एकाग्रता तथा ध्यान केंद्रित करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा और उसे एकांत होकर के स्मरण करना होगा। पीडीएफ या नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल समझने की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं। बात करें हिंदी भाषा की, वह छोटी से छोटी इकाई यानी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाता है। क्योंकि वर्ण के टुकड़े नहीं किया जा सकते, वर्ण को जोड़कर ही शब्द बनाया जा सकता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 मानी जाती है। बाल पोथी में 49 यानी 49 तथा देवनागरी लिपि हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। तो इसमें असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि वास्तविक रूप से कितनी वर्णमाला है। अगर संपूर्ण वर्णों की बात करें तो 52 होते हैं, 52 होते हैं और सामान्यतः वर्णों की संख्या 44 होती है। अब वर्णों की भेद के बारे में पता कर लेते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, पहला स्वर वर्ण है, और व्यंजन वर्ण। या तो हम सभी जानते हैं कि स्वर और व्यंजन दो ही भेद होते हैं वर्ण के। और स्वर की बात करें तो स्वर वर्ण की परिभाषा होगी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्णों की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके, वे स्वर कहलाते हैं। यानी स्वतंत्र जो होते हैं वो स्वर है। इन स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि मात्राएं केवल 10 होती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो अंग आहा भी आता है, लेकिन प्यारे दोस्तों, अंग आहा जो है वो स्वरों में नहीं आते, वो अयोग्य वाह होते हैं। क्योंकि उनका जो प्रयोग होता है वो अंग और आह विसर्ग के रूप में होता है, इसलिए वो स्वरों में नहीं गिने जाते। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। तो इसमें 10 मात्राएं ही होती हैं, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, वो खुद एक मात्रा है। ये बिना मात्रा के ये खुद एक मात्रा है। बाकी सब में मात्रा होती है। ए दे रखा है, आ की मात्रा है, ई की मात्रा हम लगाते हैं, माना दा पे छोटी की मात्रा लगानी दी, बड़ी की मात्रा लगानी दी, ऊ की मात्रा लगानी है, बड़ा ऊ, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, कुल मिलाकर के 10 मात्राएं होती है। कभी प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती है, तो हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं। और इसी में से आपका एक और प्रश्न बनता है जो महत्वपूर्ण है, भाषा की नींव मानी जाती है, वह कौन सी होगी? अगर प्रश्न बन गया कि हिंदी के मूल स्वर कौन से होते हैं, अब मूल स्वरों की बात करें तो 4 मूल स्वर होते हैं। वो हो गया छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 जो है ये मूल स्वर माने जाते हैं और स्वरों के भेद भी माने जाते हैं। इस स्वरों के भेद 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ
और संस्कृत में 3 प्रकार के भी माने जाते हैं प्लुत, लेकिन हिंदी में 2 ही प्रकार के माने जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर का मतलब हो गया, क्योंकि हा पे रा लगा हुआ है इसलिए ह्रस्व, ह्रस्व इसको नहीं बोलेंगे, इसको ह्रस्व स्वर बोलेंगे। ह्रस्व का मतलब होते हैं जो छोटे मात्रा वाले होते हैं। तो ह्रस्व स्वर होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यही लघु स्वर माने जाते हैं। मूल स्वर भी इसको कहते हैं और रूढ़ स्वर भी इसको कहा जाता है। कुल मिलाकर के अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा यानी वर्ण में मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4 मूल स्वर होते हैं। ये छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री, ये 4 मूल स्वर माने जाते हैं। बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर में जितने भी स्वर वर्ण बचे हुए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 प्रकार के, इसको गुरु भी कहा जाता है, यौगिक भी इनको कहा जाता है। ये 7 स्वर जो हो गए ये दीर्घ स्वर माने जाते हैं, और 7 4 11 स्वर हो गए, और तब जाके हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं। और जो अंग और आह जो आता है वो अयोग्य वाह, अंग और आ जो होगा ये अंग आह, इसको अयोग्य वाह, अयोग्य वाह, अयोग्य वाह माने जाते हैं। अब बात करें व्यंजन वर्णों की, वही वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर के स्वरों की सहायता से किया जाता है वही व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि व्यंजन वर्ण को लंगड़ा वर्ण भी कहा जाता है। लंगड़ा यानी बैसाखी के सारे जो चलते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि हलंत होते हैं। और हलंत यानी बैसाखी यानी वो दूसरे की, जिस तरीके से बैसाखी पर चल करके लंगड़ा व्यक्ति चलता है उसी तरीके से हलंत जो वर्ण होते हैं, हल जो वर्ण होते हैं यानी व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो स्वरों की सहायता से चलते हैं। इसलिए इनकी परिभाषा बनती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर के स्वरों की सहायता से होता है वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और ये इनकी संख्या 33 मानी जाती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। अब बात करें व्यंजनों की भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के माने जाते हैं, तो व्यंजन जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 भेद इनके माने जाते हैं। इसमें आगे स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की बात करें, स्पर्श व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है छूना, और इन्हीं से उच्चारण स्थान भी माने जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 प्रकार के होते हैं, 5-5 के वर्गों में बांटा जाता है। इसमें हो गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यानी 5-5 वर्णों का कुल मिलाकर के 25 वर्ण बनते हैं। आगे भी कभी आता है उच्चारण स्थान भी आता है। तो कवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है इसका संस्कृत में सूत्र होता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। तो इसका कंठ, इचु यसा नाम तालु, चा छ जा झ या, चवर का उच्चारण स्थान होता है तालु। तवर्ग का स्थान होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धन्य यानी मूर्धा इनका उच्चारण स्थान होता है। तवर्ग का उच्चारण स्थान होता है ऋतु लसानाम दंता, क्योंकि ता वर्ण जितने भी होते 5 इनका दांत भी स्पर्श होता है, जीभ का अग्रभाग जहां स्पर्श होता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। तवर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत, और पवर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, क्योंकि पाफा बाभा मोड़ते समय हमारे ओंठ जुड़ जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान पवर्ग माना जाता है। अंतस व्यंजन की बात करें, अंतस का शाब्दिक अर्थ होता है अंतःकरण से, अंदर से जिसकी आवाज आए। जिन वर्णों को बोलते समय हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी आंतरिक मन से आवाज आ रही है वे अंतस व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या भी 4 होती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के अंदर की ओर प्रवेश करती है अंतस व्यंजन कहलाते हैं।
ये चार जो य र ल व, ये चार वर्ण अंतस व्यंजन कहलाते हैं। बात करें ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। अब इसका शाब्दिक अर्थ है गर्म, वे जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय हमें लगता है कि हमारी मुख से जो है उस गर्म सांसें निकल रही है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श श ह, ये चार वर्ण जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करें संयुक्त वर्ण, ये 33 व्यंजन हो गए। इसमें 5 स्पर्श व्यंजन थे, ये 5 स्पर्श व्यंजन थे, 4 इसमें अंतस व्यंजन हो गए, 4 इसमें ऊष्म व्यंजन हो गए, कुल मिलाकर के 33 व्यंजन हो गए। अब संयुक्त वर्ण की बात करें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन कई बार पेपर में आता है कि त्रा जो बना हुआ है, ये त्रा, ये जो त्रा बना हुआ है, ये किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। संयोग का अर्थ होता है जोड़ना, संयुक्त। तो ता और रा को मिलकर के त्रा बना हुआ है, का और सा को मिलकर के अक्षा बना हुआ है, ता और रा को मिलकर के त्रा बना हुआ है, जा और या को मिलकर के ज्ञा बना हुआ है, और शा और रा को मिलकर के श्रा बना हुआ है। क्योंकि ये पहले ही गिने गए हैं, ये व्यंजनों में आ गए हैं, इसलिए ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, जोड़े हुए। अब बात करें अयोग्य वाह, जिसकी बात हमने पहले की थी, जो स्वर वर्णों में ऊपर आए थे। कई बार मन में सवाल आता है कि आ ई उ ए आई ओ औ, इतना तो हो गया स्वर वर्ण, रस्व और दीर्घ, 4 रस्व और 7 दीर्घ, लेकिन जो अंग आ है वो कहाँ गए? तो वो इधर है। इनको अयोग्य वाह कहा जाता है। वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, वे अयोग्य वाह वर्ण कहलाते हैं। अर्थात इनका प्रयोग विसर्ग के रूप में होता है। तो इतना ध्यान रखिए, कभी पेपर में आता है कि अयोग्य वाह वर्ण कौन से हैं, या आ वर्ण को, आह वर्ण जो है वो कौन सा है, तो अयोग्य वाह माना जाता है। अब बात करें कि इन्हीं वर्णों में से 33 व्यंजनों में से 2 उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं। उत्क्षिप्त अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहा? जिह्वा, जिह्वा यानी जीभ, मूर्धा, जीभ जब मुड़ती है, यानी टवर्ग, ऋतु रसायणम मूर्धा, टवर्ग को बोलते समय जिह्वा मुड़ती है, ऋतु रसायणम मूर्धा, ट ठ, नीचे गिरती है, स्पर्श करके तुरंत ऊपर स्पर्श करती है और नीचे गिर जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और वो होते हैं ड़ा, अड़ा। और नियम इसके लिए विशेष है, हर जगह प्रयुक्त नहीं होते। यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। शब्द की शुरुआत हो, अगर माना डमरू लिख रहे हैं तब इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, ढोलक लिख रहे हैं तब नहीं आएगी, डलिया लिख रहे हैं तब नहीं आएगी, ढक्कन लिख रहे हैं तब नहीं आएगी, डाली लिख रहे हैं तब नहीं आएगी। डाली नहीं लिखेंगे इसको, डाली, डाली लिखेंगे, डा आएगा तब। दूसरा इसी का नियम क्या है? नियम 2, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता, आधा वर्ण भी आता कई बार। जैसे ये, इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, आधा वर्ण पहले आ रहा तब भी इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, तब ये डाई पड़ा जाएगा। लेकिन दोनों नियमों को के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई नहीं लिखेंगे तब, लड़ाई, लड़ाई नहीं लिखेंगे, सड़क, सड़क नहीं लिखेंगे, पकड़ना, पकड़ना नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से इनमें नीचे बिंदी आएगी।
तो इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। इसका भी विशेष ध्यान रखना, कई बार पेपर में आता है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं या उत्क्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं? ड़ और डा जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं। अब बात करें कि रा संबंधी नियम बहुत जरूरी है इसके लिए भी। अक्सर हम जो है उस रा को एक जैसा ही मानते हैं, जबकि उसके कई रूप होते हैं। यदि रा के बाद व्यंजन वर्ण आए, रा उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रा का उच्चारण किया जाता है, रा को उसी व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे मतलब रा वर्ण तो व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन क्या हलंत होता है। हलंत जो है वो लंगड़ा होता है, लंगड़ा जो है वो दूसरे की सहायता से करता है। जैसे कर्म, तो इसका अगर हम विन्यास करेंगे तो विन्यास कैसे होगा? का धन आ धन रा, ये हलंत है, धन मा धन आ, तो ये रा हलंत है, मां के ऊपर चला जाएगा। सामान्य सी बात है, इसीलिए कहा कि रा वर्ण उसी व्यंजन के ऊपर लिखते हैं। दूसरा नियम क्या है? यदि रा से पहले व्यंजन वर्ण आए तो रा को उसी व्यंजन के मध्य लिखा जाता है, उसी व्यंजन पे लिखा जाता है। यदि क्या है, रा से पहले व्यंजन वर्ण है ये। अब इसमें रा से पहले व्यंजन वर्ण आ रखा, यहां पे प्रकाश की बात करें तो पा ये व्यंजन वर्ण है, धन रा ये भी व्यंजन है, और ये आ, तो ये पा हलंत हो गया, ये रा इससे मिल जाएगा, और आ फिर इससे मिल जाएगा, आ इससे मिल जाएगा, फिर प्रकाश बन जाएगा। अब बात करें इसकी शॉर्ट में हमने पीडीएफ बना रखी है समझने के लिए। ये देखिए वर्ण 44 होते हैं, इसके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या में ये आ गया, इसमें से 4 मूल स्वर हो गए, 7 जो है इसमें दीर्घ स्वर हो गए। व्यंजनों की संख्या भी हमने इसमें बताई थी, स्पर्श व्यंजन, इन्हीं में से अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन भी थे। कुल मिलाकर 33 व्यंजन हो गए। संयुक्त स्वर भी हमने बताए थे, और संयुक्त स्वरों की आप देख लेना, संयुक्त स्वर भी होते हैं, क्योंकि आ और ई को मिलकर के संधि में ये विशेष प्रयोग होते हैं। जब गुण संधि की बात करते हैं, आवर ई को एक गुण होता है, आवर ए को अवृद्धि होती है। आवर ए को ये स्वर पहले ही आ गए, लघु स्वर माने जाते हैं, रस स्वर माने जाते हैं, मूल स्वर माने जाते हैं। आवर ई इसको दीर्घ स्वर बनता है। ये आवर ए को मिलाकर के ए स्वर बनता है, आवर ऊ को मिलाकर के ओ स्वर बनता है, और आवर ओ को मिलाकर के औ स्वर बनता है। ये संयुक्त स्वर माने जाते हैं। इतना तो हमने ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण की बात करें तो इसी में हम देखेंगे क्या था नियम। नियम है कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा सभी अंतस्थ स्वर अल्प प्राण कहा जाता है। फिर से नियम पढ़िए, वर्ग का पहला और तीसरा तथा पांचवा अंतस्थ व्यंजन जो है वो अंतस्थ स्वर व्यंजन जो है वो अल्प प्राण कहा जाते हैं। यह आ गया पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये अंतस्थ व्यंजन है, अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण माने जाते हैं। और ये खा हो गया और घा हो गया, यानी दूसरा और चौथा जो वर्ण है ये महाप्राण माने जाते हैं। महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के होते हैं। ये हर जगह चलेंगे, कवर्ग में भी, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। यानी पहला, तीसरा, पांचवा जो है वो अल्प प्राण है, दूसरा चौथा जो है वो महाप्राण माने जाते हैं। और इन्हीं में से जो है घोष और अघोष और सघोष भी होते हैं। सघोष वर्ण की बात करें, वर्ग का पहला,
तीसरा, पांचवा, ये सघोष वर्ण होते हैं। वर्ग का दूसरा, तीसरा जो है अघोष वर्ण होते हैं। कभी पेपर में पूछा जाता है कि घ वर्ण जो है वो कौन सा घोष माना जाता है, तो ये अघोष हो गया और ये सघोष हो गया, और खा वर्ण जो है ये अघोष हो गया। तो ये हमने संपूर्ण अध्ययन इसका किया, वर्णमाला का संपूर्ण अध्ययन किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। और कई बार, एक बार और देख लेना, कई बार जो है माना पूछ लिया, इसके हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे। कई बार पूछ लिया कि माना ये दा जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो दा का उच्चारण स्थान होगा दंत। याद रखना, लृतु लसानम दंतः, दंत्य वर्ण हो गया। अब बात करते हैं कि गा का उच्चारण स्थान क्या है, अकुह विसर्जनयानाम कंठ, तो गा का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। हा का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इस प्रकार से हमने इस वर्णमाला का संपूर्ण अध्ययन आपके सामने रखा। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आप इसको कमेंट अवश्य कीजिए, और आगे भी समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।